प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रस्ताव, प्रपोजल। जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में प्रस्ताव, प्रपोजल और प्लस स्वीकृति, एक्सेप्टेंस बराबर ठहराव के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम प्रस्ताव क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, व्हाट इज़ प्रपोजल, इसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक सामान्य शब्द में प्रस्ताव क्या होता है। एक वेद अनुबंध का वह प्रथम, एक वेद अनुबंध का प्रथम एवं आधारभूत तत्व है। क्या प्रपोजल क्या है? एक वेद जो अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका आधारभूत तत्व है, एलिमेंट्स है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रस्ताव अनुबंध अधिनियम की वे आधारशिला है जिस पर अनुबंध का निर्माण होता है। प्रस्ताव, अगर प्रस्ताव को हटा लिया जाए तो अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता। प्रस्ताव अनुबंध की वे नींव है जिस पर अनुबंध रूपी भावी महल खड़ा होता है। ठीक है, जिस तरह से मकान की नींव जितनी ज़्यादा मजबूत होगी वो मकान उतना ही मजबूत होगा। उसी प्रकार अनुबंध के लिए भी प्रस्ताव का मजबूत होना अति आवश्यक है। सामान्य शब्दों में, जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने की अपनी इच्छा को इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त हो जाए, तो यहाँ एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष इच्छा प्रकट करना ही प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है। प्रोफेसर एक पोलाक के अनुसार उन्होंने डेफिनेशन दी है प्रस्ताव की, प्रपोजल की। वो ये कहते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से शर्तों के आधार पर किसी ठहराव का पक्षकार बनने की इच्छा को व्यक्त करना प्रस्ताव है। इसी परिभाषा को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। सर फ्रेडरिक पोलाक, द एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सन्स विलिंगनेस यानी कि स्वेच्छा से, विलिंगनेस होनी चाहिए, टू बिकम अकॉर्डिंग टू द टर्म्स expressed a party to an agreement is called an offer और proposal। यहाँ पे दो नाम आया, ऑफ़र या प्रपोजल, दोनों एक ही मीनिंग है। ऑफ़र भी बोल सकते हैं, प्रपोजल भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 की शब्द धारा 1 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा ना करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करे कि दूसरा व्यक्ति इस कार्य को करने अथवा ना करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करे, तो यहाँ कहा जाता है ये कहा जाता है कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष जो इच्छा व्यक्त की है उसे ही प्रस्ताव कहते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है, किसी कार्य को करने के संबंध में अथवा किसी कार्य को नहीं करने के संबंध में, ये इम्पोर्टेंट बात है। इसके डूइंग एनीथिंग विथ ए व्यू, इसके अलावा कार्य के नहीं करने के संबंध में भी हो सकती है। तो कार्य को करने पॉजिटिव और कार्य को नहीं करने नेगेटिव, इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसको आईसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 की धारा 1 के अनुसार इसको इंग्लिश में भी एक बार देखते हैं। व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence is said to make a proposal। ठीक है, ये धारा थी। इन्होंने इस तरह से जो राइटर है उन्होंने बताया। फिर ये भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा है हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, इसमें एक जो बात आई है, किसी कार्य को करने वो पॉजिटिव व्यू होगा और किसी कार्य को नहीं करने वो नेगेटिव व्यू होगा। उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट
अब हम देखते हैं प्रस्ताव के लक्षण। प्रस्ताव के लक्षण, तत्व अथवा वैधानिक नियम, कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स और लीगल रूल्स ऑफ प्रपोजल। तो इसमें पहले दे रखा है जो पहला जो इसका जो लक्षण है, जो वैधानिक नियम है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दो पक्षों का होना, देयर मस्ट बी टू पार्टीज। ठीक है, प्रस्ताव के निर्माण के लिए कम से कम दो पक्षकार होना आवश्यक है, इसमें एक पक्षकार प्रस्ताव करने वाला होता है और दूसरा पक्षकार जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति स्वयं कोई प्रस्ताव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के अधिकारों के संबंध में अपने ही प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता। तो कम से कम दो व्यक्ति का होना ज़रूरी है, पहली विशेषता इसकी, दो पक्षकार का होना। दूसरा, किसी कार्य को करने का प्रस्ताव, प्रपोजल मे बी टू डू एनीथिंग। इम्पोर्टेंट, किसी भी कार्य को करने का भी हो सकता है और किसी भी कार्य को नहीं करने का। हमने ये जो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H में उसमें लिखा गया था कि किसी कार्य को करने संबंध में और किसी कार्य को नहीं करने के संबंध में, वो दोनों बातें इसमें यहाँ समझाई गई है। किसी कार्य को करने का प्रस्ताव, जो दूसरी जो विशेषता है उसमें बताया गया है, प्रपोजल में भी टू डू एनीथिंग, किसी कार्य को जब प्रस्तावक अपनी इच्छा दूसरे पक्षकार के समक्ष किसी कार्य को करने के संबंध में व्यक्त करता है तो ऐसे प्रस्ताव को सकारात्मक प्रस्ताव कहते हैं। अतः प्रस्ताव किसी भी कार्य को करने के संबंध में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, विमल कमल के साथ मिलकर एक बड़ी फिल्म का निर्माण करने का प्रस्ताव रखता है, ये किसी कार्य को करने का प्रस्ताव है। कोई भी काम मिलजुल के करने का होता है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, वो किसी कार्य को करने का होगा। फिर जो तीसरी जो विशेषता है वो है किसी कार्य को नहीं करने का प्रस्ताव, प्रपोजल में भी टू बी अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। किसी कार्य को नहीं, प्रस्ताव किसी कार्य को नहीं करने के संबंध में भी हो सकता है। ऐसे प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तावक प्रस्ताव ग्रहीता पर किसी कार्य को नहीं करने का या रोक लगाने का प्रस्ताव हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई काम को मना करने के लिए किया जाता है। जैसे कमल विमल को कहता है कि यहाँ पे आप अपना बिजनेस 1 साल के लिए नहीं खोले, तो हम किसी कार्य को नहीं करने के लिए यहाँ पे अपना बिजनेस नहीं करें, इसके एवज में मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। तो ये काम को रोकने के संबंध में है, तो इसे हम क्या कहें? किसी कार्य को नहीं करने के संबंध में समझ हो सकता है, तो ये काम नहीं करने के संबंध में। दूसरा एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है कि ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति से पैसे उधार लेता है और पैसे नहीं दे पाता है। ए व्यक्ति बी से पैसे उधार लेता है और बी को पैसा नहीं लौटा पाता है समय पे, तो अब यहाँ पे बी व्यक्ति न्यायालय में जाने की धमकी देता है को, और ए व्यक्ति कहता है कि कोई बात नहीं, आपके पैसे 1 साल का हमें मौका दे, मैं आपको 1 साल बाद पैसे दे दूंगा, लेकिन इसके एवज में आप न्यायालय में ना जाए। तो यहाँ पे काम के मना करने के लिए, तो यहाँ पे किसी कार्य को नहीं करने का प्रस्ताव माना जाएगा। फिर नेक्स्ट, सहमति प्राप्त करने का उद्देश्य है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑब्टेन कंसेंट। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष अपना प्रस्ताव इस उद्देश्य से रखता है कि दूसरा पक्षकार उस कार्य को करने अथवा ना करने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान कर सके। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहमति लेने के लिए अपनी बात ना कहे तो उसे ना तो प्रस्ताव कहा जा सकता है और ना ही उसकी सहमति प्राप्त की जा सकती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सहमति प्राप्त करने का उद्देश्य होना चाहिए। अगर उद्देश्य आप किसी को सामूहिक रूप से किसी को बात बोल रहे हो कि मैं अपनी मोटरसाइकिल बेचूंगा, अब किसी को आपने प्रस्ताव नहीं कर रहे हो, किसी विशेष व्यक्ति को या किसी को नहीं कर रहे हो मैं अपनी मोटरसाइकिल बेचूंगा, ये प्रस्ताव नहीं कहलाएगा। पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति को कहना पड़ेगा कि मैं अपनी मोटरसाइकिल बेचने जा रहा हूँ, क्या आप इसे खरीदोगे क्या? तो यहाँ पे सहमति प्राप्त करने का उद्देश्य होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने से है। प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने से है। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजल मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। प्रस्ताव क्या होना चाहिए? प्रस्ताव की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोनों पक्षकार के मध्य वैधानिक अधिकार एवं उत्तरदायी की उत्पत्ति हो सके। परिणाम स्वरूप वैध अनुबंध का निर्माण हो जाएगा।
अगर ऐसा है, साथ घूमने जाना, खेलने जाना, साथ साथ भोजन करना इत्यादि, ऐसे अगर ऐसे प्रस्ताव किया जा रहा है तो यहाँ पे वैधानिक अधिकार नहीं मिल पाएगा, वैधानिक उत्तरदायी संबंध उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे प्रस्ताव क्या होना चाहिए? प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो विशेषता है वह है प्रस्ताव की शर्तें निश्चित हो। प्रस्ताव की शर्तें, प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की समस्त शर्तें निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए। अनिश्चित शर्तें वाले प्रस्ताव असंगत अथवा अस्पष्ट होने के कारण क्या हो जाएंगे? वो वैध नहीं माने जाएंगे, वे लीगल नहीं माने जाएंगे। इसलिए कैसे होने चाहिए? शर्तें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए तथा प्रस्ताव स्वीकार करने वाले पक्षकारों को अपनी के इच्छा के अनुसार उस प्रस्ताव का अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं पड़े। ऐसा नहीं हो कि वो उसका अर्थ ही स्पष्ट नहीं है, जो बात कही गई हो तो स्पष्ट अर्थ नहीं है तो वहाँ पे वो प्रस्ताव सही नहीं माना जाएगा। स्पष्ट होनी चाहिए। जिसमें एक केस है, इसमें गुतिंग बनाम लायन का मामला, इस संबंध में उल्लेख नहीं है। इस मामले में गुतिंग ने लायन से एक घोड़ा खरीदा था और लायन को ये वचन दिया कि यदि घोड़ा भाग्यवान सिद्ध हुआ तो गुतिंग दूसरा घोड़ा और खरीदेगा। इस मामले में न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि लायन इस वचन को परिवर्तनीय नहीं करवा सकता क्योंकि प्रस्ताव की शर्तें अनिश्चित एवं अस्पष्ट है। ठीक है। तो ये भी एक ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शर्तें क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। प्रस्ताव स्पष्ट या गर्भित भी हो सकता है। प्रस्ताव कैसा होना चाहिए? प्रस्ताव स्पष्ट या गर्भित भी हो सकता है। प्रपोजल में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। हमने इस दोनों के बारे में, स्पष्ट और गर्भित दोनों के बारे में, प्रस्ताव के जो प्रकार थे, ठहराव या अनुबंध के जो प्रकार थे, उसमें हमने गर्भित और स्पष्ट जो शब्द है उसका अर्थ जानने की कोशिश की थी। स्पष्ट नाम से पता चल रहा है, स्पष्ट लिखित में या मौखिक। गर्भित जो हाव भाव से, इशारों से होता है। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों प्रकार से हो सकता है, गर्भित भी हो सकता है और गर्भित भी हो सकता है और स्पष्ट भी हो सकता है। थोड़ा एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल इसके देख सकते हैं। स्पष्ट के, एक व्यक्ति है, वो अपना मकान जो भी उसका जो मकान है, उसका जो मान लेते हैं उसका मकान जयपुर में है और वो कह रहा है ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति कह रहा है मेरा जयपुर में जो मकान है वो 10 लाख रुपए में मैं बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ जो प्रस्ताव कर रहा है वो कौन सा? स्पष्ट है। सारी बातें क्या बता रहा है? जयपुर में मकान है और कितना बता रहा है? 10 लाख रुपए में बेचना चाहता। तो ये स्पष्ट बता रहा है, स्पष्ट के रूप में, तो ये स्पष्ट माना जाएगा। इसी प्रकार से हम गर्भित का एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक व्यक्ति है, वो मिठाई की दुकान में जाता है और 2 किलो मिठाई तुलवाता है और 2 किलो दूसरी चीज़ मान लेते हैं घेवर तुलवा लेता है। तो यहाँ पे ये आचरण से स्पष्ट होता है कि वे जो निर्धारित मूल्य है उसको देने को तैयार है। गर्भित प्रस्ताव है ये। उसने पहले रेट वगैरह नहीं पूछी है, सिर्फ जाके बोला 2 किलो ये पैक कर दो, 2 किलो मिठाई, 2 किलो बर्फ़ी, 2 किलो घेवर। तो यहाँ पे ये गर्भित प्रस्ताव है। जो भी दुकानदार उससे पैसे मांगेगा वो पैसे दे देगा। तो यहाँ पे ये गर्भित प्रस्ताव है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट विशेषता है, नेक्स्ट जो आवश्यक जो नियम है, प्रस्ताव का संवहन आवश्यक है। प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेट। प्रस्ताव का संवहन आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रस्ताव अनुबंध के रूप में तभी परिवर्तित हो सकता है जबकि उसकी स्वीकृति दी गई हो। प्रस्ताव की जानकारी स्वीकर्ताओं को आवश्यक रूप से हो जानी चाहिए। यदि प्रस्ताव की जानकारी के बिना ही कोई स्वीकृति दे दी तो ये प्रस्ताव की प्रति स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। ठीक है। इसमें किसी भी तरह से ठहराव का निर्माण नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जो भी प्रस्ताव कर रहा है, प्रस्ताव और जो भी स्वीकार करने वाला है, उन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए?
कम्युनिकेटेड होना चाहिए, संवहन होना चाहिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, राम अपनी गाय खो जाती है उसकी, और उसको पता लगाने वाले को 1000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा करता है। अब यहाँ पे श्याम को इसके बारे में, इनाम के बारे में, पुरस्कार के बारे में पता नहीं है, और श्याम उस गाय को खोज कर लेके आ जाता है और किसको, राम को दे देता है। तो यहाँ पे श्याम को पुरस्कार लेने के लिए वो बाध्य नहीं है। राम चाहो तो वो पुरस्कार देवे, चाहे तो नहीं देवे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रस्ताव का संवहन नहीं हुआ है, दोनों में जानकारी नहीं है। एक इस समय इसमें एक केस हुआ था, लालमन शुक्ल बनाम गौरीदत्त का मामला विशेष उल्लेखनीय है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्रस्ताव के संवहन का कोई भी माध्यम हो सकता है। इसमें प्रस्ताव का कोई भी माध्यम हो सकता है, किसी भी माध्यम से किया जा सकता है, लिखित में हो सकता है, अन्य तरीके से हो सकता है। लेकिन बस महत्वपूर्ण बात यह है कि जानकारी प्रस्ताव ग्रहीता ऑफरी को हो जानी चाहिए। जो भी बात है वो प्रस्ताव की जानकारी किसको हो जानी चाहिए, प्रस्ताव ग्रहीता ऑफरी को हो जानी चाहिए। इसमें माध्यम कोई भी हो सकता है, पत्र, लेखक का आचरण, व्यवहार, टेलीफोन, टेलेक्स, तार, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्रों में विज्ञापन, ठीक है, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के माध्यम से भी किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रस्ताव के माध्यम में कोई भी माध्यम हो सकता है। फिर प्रस्ताव प्रति प्रस्ताव से भिन्न है। प्रस्ताव प्रति प्रस्ताव से भिन्न है। देयर इज ए डिफरेंट बिटवीन प्रपोजल एंड काउंटर प्रपोजल। तो हमने प्रपोजल तो कार तो हम जानते हैं, लेकिन काउंटर प्रपोजल क्या है, ये जो हम नया चैप्टर जब पढ़ेंगे प्रस्ताव के प्रकार, तब प्रति प्रस्ताव काउंटर प्रपोजल आएगा। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। प्रति प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे की जानकारी के बिना एक दूसरे को समान प्रकार के समान शर्तों पर प्रस्ताव एक ही समय पर करते हैं, तो ऐसे प्रस्ताव को प्रति प्रस्ताव कहते हैं। क्या कर समय क्या हो जाता है, एक ही समय हो जाता है, दोनों व्यक्ति प्रस्ताव करने लग जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रति प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, तो ये किससे भिन्न होता है, ये प्रस्ताव से प्रति प्रस्ताव और प्रस्ताव दोनों में भिन्न होता है। तो यहाँ पे अगर प्रति प्रस्ताव किया गया है तो प्रस्ताव के जो वैधानिक जो नियम है वो नियम नहीं लागू होगा। यहाँ पे प्रति प्रस्ताव को सही नहीं माना गया है। एक बार वापस देखते हैं प्रति प्रस्ताव क्या होता है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे को एक समय पर एक समान भाव प्रस्ताव करते हैं तथा प्रस्ताव करते समय उन्हें एक दूसरे के प्रस्ताव की जानकारी नहीं होती है, तो यह प्रस्ताव को हम प्रति प्रस्ताव कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो आप। संता बंता को 100 टन स्टील बेचने का प्रस्ताव पत्र लिखता है। कौन बेच रहा है, संता बंता को। ठीक उसी समय बंता भी संता को 100 टन स्टील खरीदने पर पत्र लिख देता है। दोनों ने कर लिया जानकारी का अभाव में। दोनों पत्र यथा समय एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। दोनों की ही इच्छा एक समान है, उनमें शर्तें भी समान है, किंतु दोनों में कोई ठहराव नहीं हुआ है। दोनों की ही प्रस्ताव है। जब तक संता एवं बंता में से कोई भी एक व्यक्ति स्वीकृति नहीं देगा तब तक ये प्रस्ताव ही बने रहेंगे। किसी वेद अनुमान का निर्माण इन दोनों में से किसी भी एक व्यक्ति द्वारा स्वीकृति देने पर ही होगा। ओके।